कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। किसी गलती के लिए दिल से सॉरी। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। अपार्टमेंट के सभी व्यक्ति हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं और कुछ टाइम बाद ही उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकती है। अपनी गाड़ी को पार्किंग लॉट में खड़ा करने के बाद भूमि और कौटिल्य सबसे आगे थे। वो जल्दी अनिका के वार्ड के बाहर पहुंच जाते हैं। उसके पीछे पीछे ही इंस्पेक्टर अरबाज और छठी इंद्री भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जब भूमि वहां पर पहुंचती है उसे कहीं भी रोहित दिखाई नहीं पड़ता। जब अनिका का रूम भी बंद था, भूमि जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करती है तभी आकाश गुलेरिया उसके सामने आ जाते हैं और भूमि को अंदर जाने के लिए मना करते हैं। फिर कहते हैं कि डॉक्टर ने अनिका के पास जाने से मना किया है क्योंकि अभी अनिका को होश नहीं आया है। अब भूमि कहती है, कैसी है अनिका? आकाश गुलेरिया कहते हैं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर ने हमें कुछ घंटों का टाइम दिया है, जिसे कि अनिका के होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि अनिका की मेमोरी लॉस हुई है या फिर वह कोमा में गई है। अब ये बातें सुनकर तो एक बार खुद भूमि भी काफी हैरान हो जाती है और वह पास पड़ी चेयर पर आराम से कौटिल्य सहारा देकर बिठा देता है। अब जल्दी से आकाश गुलेरिया भूमि के पास आते हैं और इंस्पेक्टर विकास की तरफ देखते हुए कहते हैं कि सर आप अभी नहीं मिल सकते, इसलिए आपको मिलना होगा। तो अनिका को होश आ जाएगा तभी सभी को इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी, तब आप मिल सकते हैं। अब इंस्पेक्टर अरबाज भूमि को भी समझाता है कि आकाश गुलेरिया जो कह रहा है सही कह रहा है, इसलिए तुम्हें ज्यादा पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इंस्पेक्टर अरबाज समझ जाता है कि यहाँ पर रहने का कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए छठी इंद्री के साथ वह अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं भूमि और कौटिल्य भी दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। अब आकाश उन्हें भी यही कहता है कि तुम भूमि को लेकर घर के लिए निकल जाओ, क्योंकि जब अनिका को होश आएगा तो शायद सभी को बता दिया जाएगा, तुम भी आकर मिल सकते हो। अब कहीं ना कहीं कौटिल्य को आकाश की बात बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि भूमि और कौटिल्य भी काफी दिनों से मिशन पर ही थे, जिसे कि उनकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत थी। अब भूमि को सहारा देते हुए, उसे कुछ समझाते हुए कौटिल्य भूमि का हाथ पकड़कर गाड़ी के लिए निकल जाता है और कुछ टाइम बाद ही वो मरवा हाउस पहुंच जाते हैं, जहां रोहित भी अब मीटिंग होने के बाद अपना सीधा ही वह लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंच गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अब्दुल को काम सौंपा गया था कि वह अपनी पूरी टीम के साथ मेंटल हॉस्पिटल जो दिल्ली का था, जहां पर वो काम चल रहा था, उसे रोकने के लिए या फिर उस पर नजर बनाए रखे कि कौन हॉस्पिटल में आता है, कौन जाता है और किन को जबरदस्ती पकड़ कर लेकर आते हैं या फिर और कुछ एक्सेट्रा। अब चिराग मेहता जो कि रोहित के कहे मुताबिक अब ऑफिस के काम को अपने हाथों में संभाल लेते हैं, या ये कहा जाए कि ऑफिस की भागदौड़ भले ही खुद चिराग मेहता को सौंपी गई थी, क्योंकि अनिका को तब तक होश में या फिर अनिका को जब तक ठीक नहीं अच्छे से हो जाती तब तक चिराग मेहता ही रोहित की गैर मौजूदगी में अब ऑफिस का काम संभालेंगे। अब चिराग मेहता के कंधों पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जैसे कि अब्दुल के कंधों पर रोहित द्वारा दी गई थी। अब दोनों ही अपने काम में लग जाते हैं। तो रोहित अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है और जल्दी से अनिका के वार्ड के बाहर पहुंचता है। वह देख रहा था कि वहां पर ओमकार, मयूर गुलेरिया और साथ में आकाश गुलेरिया वहीं पर बैठे हुए थे। रोहित उन तीनों को आराम से बैठे हुए देखता है तो समझ जाता है कि इन्होंने कुछ भी कहकर जो घर के बड़े व्यक्ति थे उन सभी को अरेस्ट करने के लिए भेज दिया है, ताकि उन्हें किसी तरह की बीमारी का सामना ना करना पड़े। अब रोहित भी समझ जाता है कि शायद मुझे इन सभी को भी घर भेज देना चाहिए। अब जैसे ही रोहित आकाश गुलेरिया के सामने आता है तो उन्हें कहता है कि मुझे लगता है कि आप लोगों को भी रेस्ट करना चाहिए या घर के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि जब अनिका को होश आ जाएगा तो मैं आप लोगों को फोन करके इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। लेकिन आकाश गुलेरिया सख्त मना कर देते हैं कि मैं अपनी बहन को छोड़कर नहीं जाने वाला। अब रोहित भी समझ जाता है कि आकाश गुलेरिया अपनी बहन को बिल्कुल भी छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगा। अब
अब रोहित आराम से बाहर कैबिन की तरफ बैठ जाता है और आकाश गुलेरिया को पास बने कैबिन में कुछ रेस्ट करने के लिए बोल देता है। अब आकाश को भी कुछ ऐसा ही लगता है। वह साइड वाले कैबिन में जाकर आराम से अपने बॉडी को रेस्ट करने के लिए आराम से लेट जाता है। तभी रोहित जल्दी से अनिका का दरवाजा चुपके से खोल देता है बिना आवाज के और अनिका के पास जाकर उसके सिर के पास बेड पर बैठ जाता है। अब अनिका के सिर पर हाथ रख लेता है और कुछ सोचने लग जाता है। वह अपनी यादों में खो जाता है कि जब पिछली बार अनिका की याददाश्त गई थी तो अनिका ने मुझे पहचानने के लिए मना कर दिया था। अनिका मेरे पास थी लेकिन मेरे से दूर थी और काफी दिनों तक ऐसा ही कुछ चलता रहा। अब रोहित सोचने लग जाता है, भले ही वो कंडीशन भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी अनिका जिंदा वापिस या ये कहा जाए उसकी याददाश्त भले ही भूल जाए लेकिन वह अपने होश हवास में हो। मैं बस यही चाहता हूँ और यही दुआ करना चाहता हूँ। अब रोहित वापिस अनिका के पास आराम से बैठ जाता है। अचानक से अनिका के हाथ में फिर से कंपन होती है। तभी रोहित सोचता है कि शायद पिछली बार की तरह मेरा ये कोई वहम है। अब ऐसे ही करते हुए नेक्स्ट डे निकल जाता है और गुलेरिया और मारवा परिवार के सभी सदस्य सुबह फिर आ जाते हैं। तभी रोहित सभी को हिदायत देते हुए कहता है कि मैं आप सभी को बस इतना ही चाहता हूँ, यहाँ पर इकट्ठा होने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि अभी तक राजलक्ष्मी के दोनों बच्चों को भी डिस्चार्ज नहीं मिला है, क्योंकि उनको भी मुझे लगता है शाम तक मिल ही जाएगा। इसलिए तुम घर पर जाकर बच्चों के वेलकम की सारी तैयारी करो और आराम से ये काम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अनिका की वजह से उन बच्चों को वो सब अधिकार उनसे वंचित रहे जिनके वो हकदार है। अब रोहित की बात सभी को काफी ठीक भी लगती है लेकिन कोई भी वहाँ से टस से मस नहीं होता। अब रोहित बस यही कहता है कि मेरा मानना यही है कि आप सब घर जाकर और अच्छे से तैयारी करो। अब जल्दी से रोहित आकाश को भी ये अच्छे से समझा देता है। कहीं ना कहीं आकाश को भी यही बात सही लगती है। अब सुबह हो चुकी थी। अब आकाश को रोहित ने कहा था कि तुम भी घर जाकर कुछ टाइम के लिए रेस्ट करके वापस आ जाना, मैं तुम्हें घर रहने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। अब कहीं ना कहीं आकाश को भी रोहित की बात सही लगती है। अब फैमिली के मेंबर्स धीरे धीरे करके कुछ मिनटों में ही वहां से चले जाते हैं। अब रोहित वापस अनिका के रूम में चला जाता है और आराम से वहां पर बैठ जाता है। तभी नंदिनी तो जो कि अभी राजलक्ष्मी के रूम में ही थी, तभी दरवाजे पर नॉक होती है तो अंदर और कोई नहीं, अभी नंदिनी और प्रीति ही बैठी थी। अब जैसे ही इन दोनों देखती है कि दरवाजे पर मयूर गुलेरिया है तो दोनों ही अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा देती हैं। अब मयूर गुलेरिया राजलक्ष्मी से आराम से बारीकी से प्यार से बातें करता है और काफी देर तक दोनों ऐसे ही दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तभी नंदिनी जो कि मयूर गुलेरिया के फेस पर हर चीज आते हुए एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी, क्योंकि उसकी बातें उसकी आंखें नहीं बयां कर रही थी। इसलिए अब राजलक्ष्मी पूछती है मयूर गुलेरिया से कि क्या हुआ। तभी मयूर कुछ नहीं राजलक्ष्मी, बस ऐसे ही तुम काफ़ी परेशान हो क्योंकि हमारे बच्चों को अभी डिस्चार्ज नहीं मिला, क्योंकि किसी कारण से उनके काफ़ी कुछ टेस्ट किए जा रहे हैं और प्री मैच्योर डिलीवरी भी है, तो ऐसे में उन्हें कुछ टाइम के लिए मिरर के बॉक्स के अंदर ही रखा जाएगा। इसलिए तुम आराम से रेस्ट करो तब तक जब तक तुम्हारे बच्चे नहीं आ जाते, क्योंकि जब तुम्हारे दोनों बच्चे आ जाएंगे तुम्हें एक साथ 3 बच्चों को देख रेख करनी होगी। ये सुनकर राजलक्ष्मी के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि मयूर गुलेरिया यही तो चाहता था, क्योंकि जब से राजलक्ष्मी की डिलीवरी है तो सभी फैमिली मेंबर्स भले ही हॉस्पिटल में थे लेकिन राजलक्ष्मी से काफ़ी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं राजलक्ष्मी भी ये सब समझ रही थी, कोई तो राजलक्ष्मी से छुपा रहा है, कोई तो ऐसा राज है लेकिन कोई बता क्यों नहीं रहा। अब मयूर गुलेरिया आराम से उसके फोरहेड पर किस करते हैं और दरवाजे कैबिन से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। अब जैसे ही मयूर गुलेरिया बाहर आ जाते हैं तो साथ में प्रीति और नंदिनी वापस लक्ष्मी के पास जाकर आराम से बैठ जाती हैं। अब इस सभी फैमिली मेंबर्स घर के लिए रवाना हो चुके थे। अब रोहित आराम से अनिका के कैबिन में बैठकर अनिका के हाथों में अपना हाथ लेकर आराम से सोचने लग जाता है कि अनिका, पता नहीं अनिका को बस जल्दी से होश आ जाए, मैं अपनी अनिका के साथ ये करूँगा वो करूँगा, अनिका को सारी जहाँ की खुशियाँ उसके कदमों में डाल दूंगा। अब मैं अपनी अनिका को कोई भी ऐसा काम नहीं करने दूंगा और खासकर अकेले तो उसे मैं कहीं भी नहीं जाने दूंगा, हर टाइम उसका साया बनकर उसके साथ ही खड़ा रहूंगा। पता नहीं क्यों मैंने उस दिन अनिका की बात मान ली और मैं अनिका के लिए वहां पर जाने में मुझे कुछ टाइम लेट हो गया, या ये कहा जाए कि मैं अनिका के साथ नहीं गया।
अब कहीं ना कहीं रोहित अपने आप को ही कोसने लग जाता है। तभी रोहित आराम से ऐसे ही अनिका के हाथों में अपना हाथ लेकर ही बैठा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क लुढ़क कर अनिका के हाथों पर गिर रहे थे। तभी यह दरवाजे पर नोक होती है तो रोहित का ध्यान टूटता है। अब वह अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। अनिका के हाथ को वापस बेड पर रखकर दरवाजा खोलने के लिए एक कदम बढ़ा देता है। ऐसे ही रोहित दरवाजा खोलता है। बाहर डॉक्टर की टीम आई हुई थी। अब जल्दी से डॉक्टर अनिका का चेकअप करने के लिए अंदर की तरफ आ जाते हैं। अनिका का चेकअप करने लग जाते हैं। डॉक्टर ने रोहित से को कुछ टाइम के लिए बाहर भेजने के लिए इशारा कर दिया। अब डॉक्टर की बात मानकर अब रोहित भी कुछ देर के लिए अब बिना आर्ग्यूमेंट के लिए बाहर चला जाता है। और बाहर आने पर रोहित ने देखा कि आकाश गुलेरिया और करण गुलेरिया डॉक्टर से बाहर बातें कर रहे थे, क्योंकि आज राजलक्ष्मी को भी रिचार्ज मिलने वाला था, जिसके बारे में आकाश गुलेरिया और करण गुलेरिया दोनों ही राजलक्ष्मी के डॉक्टर से बात कर रहे थे। वहीं मयूर गुलेरिया अब राजलक्ष्मी के साथ मौजूद था। अभी तक राजलक्ष्मी को रिचार्ज की सारी तैयारियां हो चुकी थी। करण गुलेरिया ने आकाश ने कहा कि तुम लोग राजलक्ष्मी को लेकर घर जाओ और मैं यहाँ पर रहता हूँ। तो करण अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इस हॉस्पिटल में किसी का रहना जरूरी नहीं है। अकेले रोहित को यहाँ रहना ही होगा। काफी परेशान होती होगी, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा। अब तुम सभी जाकर राजलक्ष्मी को लेकर घर चले जाओ। करण की बात बीच में ही काटते हुए रोहित मारवा बीच में फिर कहते हैं कि नहीं पापा, आपको भी सभी के साथ घर जाना होगा। पिछले 3-4 दिनों से आप काफी परेशान रहे हो। तभी करण गुलेरिया कहते हैं कि बेटा, मैं रात के टाइम तो गया था, अभी मैं सुबह ही आया हूँ, लेकिन सुबह भी तुमने मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। ऐसा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब करण गुलेरिया की बातें रोहित आराम से सुन रहा था। अब हॉस्पिटल में मैं ही काफ़ी हूँ, इसलिए आप सब जा सकते हो। लेकिन रोहित आराम से बातें बता रहा था, लेकिन करण गुलेरिया बस नाम में सिर हिला दे रहे थे, जैसे कि वो एक छोटे बच्चे हों। तभी रोहित कहता है कि आपको घर जाना चाहिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तभी रोहित की बातें में अपनी बातों को जोड़ते हुए आकाश गुलेरिया भी कहता है, हाँ पापा, रोहित सही कह रहा है, आपको मेरे साथ घर जाकर आराम करना चाहिए। यहाँ हॉस्पिटल में रुक कर आप क्या करोगे। तभी रोहित आकाश की बातों को बीच में काटते हुए कहता है, नहीं आकाश, तुम भी सभी के साथ घर जाओ, यहाँ पर मैं ही काफी हूँ। क्योंकि रोहित को पता था कि अनिका की ऐसी कंडीशन में कोई भी राजलक्ष्मी के बच्चों की खुशी नहीं मनाना चाहता, क्योंकि उनके दिल और दिमाग में तो दुखों का पहाड़ चला हुआ है। अब राजलक्ष्मी के लिए हमें ये सब तो करना ही होगा, क्योंकि भले ही अनिका के साथ जो कुछ हुआ है, हमें सब कुछ पॉजिटिव होकर ही सोचना होगा, जिसे कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। इसलिए अनिका बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप सभी जाकर घर जाओ और राजलक्ष्मी के बच्चों के वेलकम की तैयारी करो। गुलेरिया हाउस जैसे ही अपना मुंह खोलने को हुआ तो लेकिन कहाँ, तभी रोहित ने आकाश गुलेरिया की बात को बीच में ही रोकते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं आकाश गुलेरिया, तुम अब सभी को, गुलेरिया परिवार के सभी सदस्यों को गुलेरिया हाउस लेकर जा रहे हो। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी अब तुम पर ही है। अब अनिका को होश में आएगा तो उससे पता चल जाएगा कि राजलक्ष्मी उसके दोनों बच्चों का वेलकम तुम लोगों ने नहीं किया, तो ऐसे में अनिका को काफी बुरा लगेगा। इसलिए अनिका के गुस्से को तो तुम जानते ही हो, और ऊपर से राजलक्ष्मी उसकी प्रिय भाभी है और ऊपर से उसकी दोस्त भी है। अब इसलिए तुम लोग सभी यहाँ से जाओ और तुम एक काम कर सकते हो, तुम शाम को यहाँ पर आ सकते हो, लेकिन अभी तुम सभी को यहाँ से जाना होगा। मतलब तुम सभी को हॉस्पिटल से जाकर गुलेरिया हाउस में बच्चों के वेलकम की तैयारी करनी ही होगी। क्योंकि सभी व्यक्ति बाहर आराम से खड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे करके वह राजलक्ष्मी के पास भी जा रहे थे, ताकि राजलक्ष्मी को किसी तरह का कोई भी शक ना हो। लेकिन आते जाते चेहरों के हाव भाव को राजलक्ष्मी अच्छे से बखूबी से जानती और समझती भी थी। लेकिन वह काफी देर सभी से पूछती है, लेकिन कोई भी उस बात का आंसर नहीं देता। इसलिए राजलक्ष्मी तक आकर किसी से कुछ नहीं पूछती, बस समय पर उस चीज को छोड़ देती है। अब जैसे ही प्रीति अंदर की तरफ कदम बढ़ तो जल्दी से राजलक्ष्मी प्रीति से पूछती है कि अनिका मुझे दिखाई नहीं दी, क्योंकि अनिका अभी तक मुझसे मिलने और मेरे बच्चों को देखने के लिए नहीं आई। तभी प्रीति कहती है कि दरअसल दीदी आज बाहर की तरफ गई है, यानी कि अपने काम के सिलसिले में गई है। तुम उसके काम के बारे में तो जानती ही हो कि वह अक्सर अपने काम के सिलसिले में घर से कई दिनों तक भी बाहर रह सकती है, तो वैसे में वो कब आएगी। लेकिन मेरी उनसे बात हो गई है, वो बहुत जल्द तुमसे मिलने के लिए घर पर ही आ जाएगी और साथ में अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार करेगी। अब राजलक्ष्मी कुछ नहीं कहती, प्रीति की तरफ देखती रहती है।
गुलेरिया परिवार के सभी सदस्य चले जाते हैं, लेकिन करण गुलेरिया बिल्कुल भी नहीं जाते। वह बस कहीं दूर से अपनी निगाहें वहां अनिका के कैबिन की तरफ रख लेते हैं। अब जल्दी से रोहित आराम से बैठ जाता है, क्योंकि वह सेटिस्फाई हो जाता है कि मैंने सभी को घर के लिए भेज दिया है, अब मेरा काम हो सकता है। रोहित जल्दी से कुछ टाइप करता है और जल्दी से मैसेज को सेंड कर देता है। तो दूसरी तरफ से ये मैसेज किसी और को नहीं बल्कि खुद स्वाति मल्होत्रा को भेजा गया था। अब जैसे ही रोहित को कुछ टेक्स्ट मैसेज सेंड मिलते हैं तो रोहित उन्हें देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अब रोहित सोचने लग जाता है कि अब मेरी अनिका को बस उसकी माँ ही बचा सकती है, और मुझे पता है वो बचा भी लेगी। जैसे ही रोहित के फ़ोन में मैसेज आता है, रोहित 10 से 15 मिनट तक आराम से दरवाजे की तरफ देखने लग जाता है, क्योंकि रोहित को पता था कुछ तो ऐसा है। अब जल्दी से रोहित इधर उधर कुछ टहलकदमी करने लग जाता है। कुछ टाइम बाद ही एक ब्लैक कलर की गाड़ी और साथ में ही उसमें से कुछ डॉक्टरों की टीम, पूरी की पूरी टीम निकलती है। अब बाकी के तो रोबोट्स थे, ओनली स्वाति मल्होत्रा और बूढ़े बाबा ही उस गाड़ी में स्पेशल आए हुए थे। अब सभी डॉक्टरों की इस टीम को देखकर सभी हैरान भी थे, क्योंकि जल्दी जल्दी स्वाति मल्होत्रा डॉक्टर के वाली सभी को डॉक्टर के कपड़े पहनाए हुए थे। सभी अपने कदम जल्दी जल्दी अंदर की तरफ बढ़ा लेते हैं। अब करण गुलेरिया की फीलिंग्स थी वो दोबारा से उभरनी स्टार्ट हो गई थी, जो कि पिछली रात ऐसे हुआ था। अब करण गुलेरिया की सांसें लंबी लंबी गहरी होने लग जाती हैं, जैसे कि वह स्वाति मल्होत्रा को महसूस कर पा रहा था। वह उसकी मौजूदगी को यहाँ पर बयां कर सकता था, लेकिन वह सब उसका वहम ही लग रहा था। लेकिन वह अपनी इस बेचैनी को इधर उधर सोच कर ही आराम से बैठ जाता है, और फिर वह अचानक से वहीं स्वाति मल्होत्रा अब एलिगेटर से होते हुए फिर लिफ्ट से फिर वह अनिका के कैबिन की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। तभी एक डॉक्टर स्वाति मल्होत्रा से टकरा जाता है। वह पूछता है कि डॉक्टर सर, आप यहाँ और आप कौन से डिपार्टमेंट से और इस कैबिन में क्यों जा रहे हो? क्योंकि डॉक्टर को ऐसे क्वेश्चन उस डॉक्टर ने इसलिए पूछे थे क्योंकि अनिका का इलाज वही डॉक्टर कर रहा था। साथ में रोहित की सख्त हिदायत थी कि इधर उधर कोई भी डॉक्टर एक दूसरे से मिलता है तो वह उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर लेगा। लेकिन ये डॉक्टर्स की टीम अब बाहर से ही आई थी, ये तो उस डॉक्टर ने आराम से ग्रिलिंग से ही देख लिया था। अब जल्दी से उसे क्वेश्चन जैसे ही करता है तो रोहित, जो कि उस तरफ ही कदम बढ़ा रहा था, जल्दी से वहां पर पहुंच जाता है और बीच बचाव करते हुए कहता है कि ये फौरन से डॉक्टर आए हुए हैं जिसे मैंने खुद अनिका के लिए बुलाया है, और ये स्पेशल अनिका के इलाज के लिए दूसरे देश से अपनी फ्लाइट से ही जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंच पाए हैं। अब डॉक्टर कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये बात सब रोहित मारवा ने कही थी। ऐसे में भला उसका कुछ कहना लाजमी नहीं बनता था। वह डॉक्टर वहां से आराम से चला जाता है, तो वही स्वाति मल्होत्रा अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अब जैसे ही ये स्वाति मल्होत्रा अनिका के कैबिन की तरफ कदम बढ़ाती है और दरवाजे को खोल देती है और अंदर जैसे ही जाती है अनिका को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि अनिका की आंखें बिल्कुल बंद थी। वह कुछ सोच और समझने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि अब स्वाति मल्होत्रा को लगता था कि अनिका जब उससे मिलती है तो वो हमेशा खुश हो जाती और साथ में अपनी माँ से प्यार बयां करने लग जाती और ये भी चाहती कि उसकी माँ उसे प्यार करे। अब ये सब देखकर खुद स्वाति मल्होत्रा की आंखों से आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन स्वाति मल्होत्रा सोच में पता लग जाता है कि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि ये सब खतरे से खाली होगा। अब जल्दी से स्वाति मल्होत्रा देरी नहीं करना चाहती थी। बूढ़े के बाबा की तरफ कुछ इशारा करती है। बूढ़े बाबा अब जल्दी से अपने एक थैले में से कुछ दवाइयाँ स्वाति मल्होत्रा की तरफ अपनी बढ़ा देते हैं। तभी जल्दी से स्वाति मल्होत्रा उस दवाई को उस इंजेक्शन में दवाई को डालती है, फिर अनिका की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। ये वही डोज थी जो खुद स्वाति मल्होत्रा ने उस खरगोश के ऊपर ट्राई की थी और वह बिल्कुल सक्सेसफुल भी रही थी। अब जल्दी से जैसे ही वह इंजेक्शन अनिका की बॉडी में जाता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी आराम से हिलना स्टार्ट हो जाती है, या ये कहा जाए कि उसकी बॉडी अनिका की बॉडी में मूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी। अनिका की बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा जल्दी से अपनी पॉकेट में हाथ मारती है तो उसमें से एक पाउडर सा कुछ निकालती है। फिर वहाँ पास रखे गिलास और पानी लेती है और उसमें उसे मिक्स कर देती है। फिर वह रोहित से की तरफ कुछ इशारा करती है। रोहित समझ जाता है। वह रोहित अनिका को सहारा देते हुए अनिका को हल्का सा बैठा देता है और फिर वह गिलास स्वाति मल्होत्रा अनिका को पिलाने लग जाती है, जो उसमें लिक्विड स्वाति मल्होत्रा द्वारा मिलाया गया था। अब जल्दी से अनिका को आराम से करके वो सब पिलाने के बाद अब जल्दी से स्वाति मल्होत्रा रोहित को कुछ इशारा करती है तो रोहित अब अनिका की पीठ को मलने लग जाता है, या ये कहा जाए ऊपर से लेकर नीचे की तरफ प्रेस करने लग जाता है, ताकि दवाई जल्दी से जल्द अनिका के अंदर पहुंच जाए और वह अपना काम कर सके। अब अनिका को
अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। अब रोहित स्वाति मल्होत्रा के पैर छूता है और फिर बूढ़े बाबा के साथ अब स्वाति मल्होत्रा अपने कैबिन से निकल जाती है। जो भी एक दो नर्स थी वो बस दरवाजे के बाहर ही खड़ी रही थी, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा द्वारा डिजिटल रोबोट थे, जिन्होंने अंदर आने से लेकर यहाँ तक कि जो भी जहाँ पर भी वह खड़े थे सभी जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सभी को उनके द्वारा ही हैक किया गया था। और काफी देर से वो सब अपना काम अच्छे से कर रहे थे और स्वाति मल्होत्रा के साथ इसलिए आए थे ताकि उनकी गाड़ी या किसी तरह को कोई भी हैक ना कर पाए। अब ऐसे में स्वाति मल्होत्रा की समझदारी देखकर रोहित भी काफी हैरान था, क्योंकि वो जब बाहर खड़े हुए तो उनमें से एक रेड कलर की लाइट बिप बिप कर रही थी। रोहित को समझ आ गया था हो ना हो ये जरूर रोबोट्स ही हैं। अब स्वाति मल्होत्रा बूढ़े बाबा के साथ अपनी गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा देती है तो वहीं अब करण गुलेरिया की बेचैनी और भी ज्यादा हो जाती है। वह जल्दी से स्वाति मल्होत्रा को महसूस करते हुए दरवाजे से बाहर की तरफ कदम बढ़ा देते हैं, लेकिन वहां पर स्वाति मल्होत्रा नहीं थी। तभी वह मैन जो दरवाजा था हॉस्पिटल का वहां तक पहुंचते हैं। तब तक स्वाति मल्होत्रा गाड़ी में अपने गार्ड्स के साथ बैठकर वहां से निकल चुकी थी और कुछ टाइम बाद में ये गाड़ी सड़क पर ऐसे ही चलती रही। तभी उन्होंने कुछ ऐसा रास्ता देखा जहाँ पर इधर उधर कोई नहीं है और जल्दी से अपनी गाड़ी को इनविजिबल मोड पर कर लिया और अनिका के पास से स्वाति मल्होत्रा कुछ टाइम बाद ही अपने अड्डे पर पहुंच या अपने ठिकाने पर पहुंच गई थी जहां पर वह रहती थी। अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के जाने के बाद करण गुलेरिया का बुरा हाल हो चुका था। वो उसकी बेचैनी दोबारा से उभर गई थी, या ये कहा जाए वह अपनी बेचैनी को संभाल नहीं पा रहा था, अपने जज्बातों को रोक नहीं पा रहा था, इधर उधर पागलों की तरह ढूंढने लग जाता है। तभी करण गुलेरिया को रोहित मारवा ऊपर से देख लेता है और जल्दी से अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि वह समझ गया था कि जरूर करण गुलेरिया को वो सब फिर से फील हुआ है जो अक्सर अनिका को बताया था। अब रोहित तो जानता था कि स्वाति मल्होत्रा आई थी तो ऐसे में ये बेचैनी जायज बनती है, लेकिन वह करण को ये सब नहीं बता सकता था। अब करण गुलेरिया को देखकर रोहित ऐसे एक्सप्रेशन देता है मानो अभी अभी उन्हें देखा है। तभी रोहित करण से कहता है कि पापा आप यहाँ पर। अब करण अपनी बात और अपने एहसासों को छुपाते हुए रोहित से कहता है कुछ नहीं बेटा, बस मैं अभी सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करके अभी के अभी तुम्हारे पास ही आ रहा था, क्योंकि मुझे लगा तुम हॉस्पिटल में अकेले हो इसलिए एक से भले दो हो जाएंगे। अब रोहित करण की ये बातें सुनकर कुछ नहीं कहता, फिर वह रोहित का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर दोनों ही ऊपर अनिका के कैबिन की तरफ बाहर की तरफ पहुंच जाते हैं। अब अनिका का दरवाजा खोलकर करण गुलेरिया और साथ में रोहित अंदर की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, अनिका बिल्कुल अभी भी सोई हुई थी, या ये कहा जाए अभी तक अनिका होश में नहीं आई थी। एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। अब रोहित बाहर की तरफ आ जाता है, क्योंकि रोहित का मानना था कि अगर किसी के अंदर कोई भी जज्बात है भले ही वह अच्छे हों या बुरे हों, लेकिन उन्हें बाहर निकालना ही काफ़ी ज़रूरी होता है। इसलिए रोहित बिना किसी देरी के बाहर की तरफ आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। अब करण गुलेरिया अनिका के पास बैठ जाते हैं और उसके पूरे फेस पर हाथ मारकर देखने लग जाते हैं, साथ में उसे प्यार जताने लग जाते हैं। फिर कहते हैं जब तुम छोटी थी तो मुझसे दूर हो गई थी, वह तुम्हें कैसे बताऊं मैंने तुम्हें कितना मिस किया, यहाँ तक कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी बेटी भी है, और है भी तो कहाँ है, लेकिन मुझे एक पर्ची की द्वारा ये जरूर बता गया था कि स्वाति मल्होत्रा का एक बच्चा है, और वो किसका है ये मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि स्वाति मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन वो बच्चा जरूर मेरा ही होगा। और इतने दिनों के बाद तुम मुझे मिली तो मिली, लेकिन जब से मिली हो जब से ही काफ़ी खतरों के सामना तुम कर पा रही हो, और बड़ी से बड़ी मुसीबत भी तुम्हारे सामने आ रही है। अब करण गुलेरिया अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं कि मैं अपने जज्बातों में इधर उधर सोचने लग जाता हूँ और इधर उधर डूबने लग जाता हूँ। मेरी असली पहचान तो तुम हो, क्योंकि तुम मेरा खून हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए आज के बाद मैं बेटा तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर टाइम तुम्हारा पापा तुम्हारे साथ, तुम्हारी छाया बनकर तुम्हारे साथ ही रहेगा। अब करण गुलेरिया की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे और अनिका के हाथों पर गिर रहे थे, लेकिन अनिका की बॉडी में मूवमेंट नहीं हुई थी। वहीं बाहर रोहित काफ़ी हैरान था। तभी वह स्वाति मल्होत्रा के पास मैसेज सेंड कर देता है और पूछता है माँ अनिका को कब तक होश आ जाएगा। अब खुद स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस कुछ टाइम का और वक्त अनिका को लग पाएगा और तुम तब तक आराम
करो। अब घबराने की कोई भी बात है। अब खुद रोहित भी जानता था कि स्वाति मल्होत्रा देश की या दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिस्ट है और साथ में आयुर्वेदा की भी सबसे बड़ी ज्ञानी है। तो ऐसे में वह अनिका को कुछ नहीं होने दे सकती, क्योंकि उसकी दुनिया ही अनिका है और मेरी दुनिया भी अनिका है। इसलिए वह अपनी दुनिया को अपने से दूर नहीं होने दे सकती। जहाँ तक हो सकता है वो काम कर सकती है। अब रोहित ये सब सोच ही रहा था, तभी दरवाजा खुलता है तो करण गुलेरिया बाहर की तरफ आ जाते हैं और आराम से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करके ही आए थे। अपनी आंसू को पोंछकर पानी पीकर आराम से आकर अब बाहर की चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी रोहित भी करण गुलेरिया के पास ही बैठ जाता है और उसे आश्वासन देते हुए कहता है, पापा घबराने की और किसी भी चिंता की बात नहीं है। मुझे पूरा यकीन है मेरी अनिका हमें ऐसे हाल में बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेगी। यहाँ तक कि अनिका यही चाहेगी कि उसके पापा ऐसे उदास ना हो। अब करण गुलेरिया समझ जाते हैं कि रोहित उसे की आंखों से जो आंसू गिरे थे अंदर करण गुलेरिया की, वो रोहित से नहीं छुप पाए। अब रोहित को कौन नहीं जानता कि जो कि अभी फेस देखकर सभी के बारे में काफी हद तक सारी चीजें बता सकता है। आज रोहित का ये टैलेंट खुद करण गुलेरिया ने भी देख लिया था। अब कुछ नहीं कहते बस करण गुलेरिया कहते हैं कि ठीक है बेटा, मैं अभी यहीं बैठकर रेस्ट कर रहा हूँ। तभी करण गुलेरिया को साइड वाले कैबिन की तरफ उठाकर लेटा दिया जाता है और करण गुलेरिया आराम से लेट जाते हैं। तो रोहित आराम से वहीं पर बैठा हुआ था अनिका के पास। अचानक से रोहित को बैठे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन अनिका की बॉडी में कोई भी हलचल नहीं थी। तभी स्वाति मल्होत्रा के पास रोहित फिर से मैसेज सेंड कर देता है। अब स्वाति मल्होत्रा रोहित से कहती है कि बेटा क्या हुआ, तुम्हें काफ़ी पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना। अब रोहित को यकीन तो था, लेकिन अभी रोहित के लिए एक एक पल काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए उसे खुद भी नहीं पता था कि रोहित ने अभी कुछ मिनट पहले ही स्वाति मल्होत्रा से पूछा था। अब रोहित जल्दी से एक मैसेज सेंड करते हुए पूछता है कि माँ मुझे आप एक बात बताओगी। अब स्वाति का मैसेज आता है, हाँ रोहित मैं तुम्हें बताऊंगी, पूछो क्या अनिका की याददाश्त चली जाएगी। अब स्वाति बदले में कुछ नहीं कहती, एक स्माइल वाला इमोजी भेज देती है। अब रोहित पूछता है कि क्या माँ आप क्या मुझे अच्छे से बता सकती हो। अब स्वाति मल्होत्रा जल्दी से भेजती है कि बेटा तुम्हें जब अनिका ने तुमसे बात की थी वो तुम्हारा सपना नहीं बल्कि हकीकत थी, क्योंकि अनिका ने जब रोहित से पिछली बार बातें की थी, जब अनिका को होश आया था तो रोहित को तो यही लगा था कि शायद वो उसका वहम है और शायद अनिका ने बस उसके सपने में ही वो सब बातें की हैं। लेकिन अब रोहित की ये बातें सुनकर काफ़ी तंग रह जाता है कि क्योंकि स्वाति को कैसे पता कि अनिका ने उससे बात की है और वो सब। अब रोहित यही सोचने लग जाता है कि आखिर स्वाति को पता कैसे चला। फिर वह इधर उधर देखने लग जाता है, कहीं स्वाति मल्होत्रा ने कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगाया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी स्वाति कहती है कि बेटा परेशान मत हो, तुम्हारी अनिका को कुछ नहीं होने वाला, नहीं उसकी याददाश्त जाने वाली है क्योंकि उसने तुमसे बात की थी ना। अब रोहित कुछ नहीं कहता, बस एक स्माइल सी की इमोजी भेज देता है। अब जल्दी से स्वाति भी अपने फ़ोन को रख लेती है और एक टेबल पर जाकर आराम से बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति काफी खूंखार नजर आ रहा था। वह इधर उधर चीजों को फेंक रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा लीडर था, जिसके द्वारा उस कर्नाटक प्लेस पर वो सब काम किए जा रहे थे। अब ऐसे में उसका गुस्सा तो लाजमी बनता था। अब वह जल्दी से एक व्यक्ति से पूछता है, आखिर हमारा मिशन कैसे फेल हो सकता है। तभी वह व्यक्ति कहता है कि सर वहाँ पर एक लड़की आ गई थी जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि हमें उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन हम उसे नहीं रोक पाए। बड़ी मुश्किल तक आपके सामने ये बातें लेकर आया हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन कर दूँ। अब वह व्यक्ति जल्दी से अपनी पॉकेट से बंदूक निकालता है और उस व्यक्ति की छाती में दे मारता है और फिर कहता है कि मेरे सामने ऐसे व्यक्तियों का कोई फायदा नहीं जो अच्छे से काम ना कर पाए और अपने मिशन को ऐसा ही अधूरा छोड़कर आ जाए। मैं तुम्हें बस यही कहूँगा कि अपनी आखिरी सांस तक अपने मिशन पर ध्यान दोगे, लेकिन तुमको अपनी जान बचाकर यहाँ तक भाग आए, इसलिए उसने उस व्यक्ति को गोली मार दी थी। वह व्यक्ति बुखलाया हुआ था, फिर से अपनी चीज़ों को इधर से उधर फेंकना स्टार्ट कर देता है। तभी ये दूसरा व्यक्ति आते हुए, क्योंकि अभी उस व्यक्ति को गोली मारी थी जिसने अभी इस बारे में बताया था, लेकिन वह जानता था कि अगर उसका सर ऐसे ही चीज़ों को फेंकता रहा तो शायद वह सभी व्यक्तियों को भी यहाँ से फेंक देगा, जिसे कि उन सभी के खौफ उनके दिल में था। वह जल्द से जल्द वो बात भी रखना चाहते थे, भले ही उसका अंजाम कोई भी हो। वह जल्दी से कहते हैं कि सर बात दरअसल ऐसी है, जिस लड़की ने हमारे उस मकसद को
खराब किया था। उस एक खुशी की बात ये भी है कि उस व्यक्ति की या उस लड़की की याददाश्त और गई है या फिर वह कोमा में गई है। वह अभी तक हॉस्पिटल में ही एडमिट है और उस लड़की का नाम और कोई नहीं बल्कि अनिका है। अनिका मारवा या अनिका गुलेरिया कुछ नहीं पता, लेकिन वह उसका नाम मुझे इतना ही पता है, वह अनिका है। इसने हमारे इस मकसद को या हमारे इस मिशन को फेल किया है। अब वह व्यक्ति उस व्यक्ति को खा जाने वाली नज़रों से देखने लग जाता है। अब वह उसके चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे देखकर अब वे लोग समझ जाते हैं कि शायद अब उनके बॉस का थोड़ा सा मूड ठीक हुआ है। अब वह काफ़ी राहत की सांस लेते हैं। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रोहित ने इस उम्मीद से सवार हॉस्पिटल अगला दिन हो चुका था और जल्दी से अब मारवा और गुलेरिया परिवार के सभी सदस्य वहां पर पहुंच चुके थे। जैसे ही सभी वहां पर पहुंचते हैं, वे देख पा रहे थे कि अब जल्दी से नर्स अनिका के कैबिन से बाहर आती है और कहती है कि अनिका को होश आ गया है और आप सभी उसी से मिल सकते हो। सभी के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और फिर देखते हैं कि उसने कहा कि सभी से मिल सकते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अनिका की याददाश्त नहीं गई है। अब सभी एक साथ अनिका के वार्ड में चले जाते हैं और फिर अनिका सभी को बारी बारी से नज़रों से देखती है और जैसे कि वह कुछ कह रही हो और कुछ बयां कर रही हो, लेकिन अनिका सभी के ऐसे उदास चेहरे देखकर एक बार नर्वस हो जाती है और वह फिर करण गुलेरिया उसके पास आ जाते हैं। फिर कहते हैं कि बेटा, ऐसे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम आ गई यही तो हम चाहते थे। अब ऐसे खुशी के टाइम भी तुम ऐसा मत करो। अब अनिका समझ जाती है कि उसके ऐसा ही कंडीशन के बाद इन सभी के साथ क्या होगा, ये तो उसे पता ही था। अब अनिका सभी से कहती है, अब आप सभी को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऊपर से मेरी कोई भी ऐसी इंजरी नहीं हुई है। मैं बहुत जल्द तुम लोगों के साथ घर जाना चाहती हूँ। अब करण गुलेरिया अनिका से कहते हैं, हाँ बेटा, तुम बहुत जल्द घर जाओगी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हें डिस्चार्ज मिल जाए, उसके बाद तुम्हें घर ही जाना है। अब जल्दी से रोहित भी वहाँ पर आ जाते हैं। रोहित की तरफ अनिका देखती रहती है तो बदले में रोहित भी अपने एक बार पलक झपका देता है। अनिका समझ जाती है कि अनिका ने जो रोहित को काम दिया था वो काम हो गया है। अब धीरे धीरे करके सभी वहाँ से बारी बारी से बाहर चलने लग जाते हैं। अब सभी एक राहत भरी सांस लेते हैं और जल्दी से गुलेरिया परिवार के सभी सदस्यों को रोहित बाहर आकर कहता है कि आप सभी को आज जल्दी से घर जाकर घर को डेकोरेशन करो और बच्चों के वेलकम की तैयारी करो, क्योंकि आज राजल को डिस्चार्ज मिलने वाला है। अब सभी खुश हो जाते हैं और जल्दी फाइनली सभी घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर डेकोरेशन क्या करनी थी, कुछ एका दुक्का ही की गई थी, क्योंकि सभी का ध्यान तो अनिका में था। जैसे ही सभी को पता चलता है अनिका को होश आ गया है, ऊपर से उसकी याददाश्त भी नहीं गई है, ऐसे भला वो अपनी खुशी को कैसे जाहिर कर सकते थे और कैसे वो अपनी इस खुशी को रोक पाते। इसलिए जल्दी से घर जाते हैं और सभी तरह की डेकोरेशन में लग जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही उन्हें डिस्चार्ज मिलने वाला था। फाइनली वो टाइम आ गया था कि राजलक्ष्मी के दोनों बच्चों को लेकर आया गया और राजलक्ष्मी बच्चों को देखकर काफ़ी खुश थी, साथ में मयूर भी काफ़ी खुश था। इसलिए सभी अब बारी बारी से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सभी अब गाड़ियाँ गुलेरिया हाउस के लिए रवाना हो जाती है। वहीं रोहित अब अंदर जैसे ही जाता है दरवाजे को बंद कर लेता है और अनिका के पास बैठ जाता है। अनिका के फेस को पर अपने लिप्स रखता है और उसे किस करता है और किस करने के बाद अनिका से कहता है, थैंक यू अनिका, थैंक यू, तुम मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जा सकती। अब रोहित जैसे जैसे अपनी बातों को बयां कर रहा था, ऐसे ऐसे रोहित की आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप किंग हो और किंग ऐसे ही चुप कर नहीं बैठ सकते और नहीं अपने आंसुओं को ऐसे दूसरों के सामने बयां कर सकता है और साथ में अपने आप को ऐसा टूटता हुआ तो बिल्कुल भी महसूस नहीं करवा सकता। भला आप मेरे किंग कैसे हो सकते हो, क्योंकि मेरा किंग कभी के सामने ऐसे अपने इमोशनल को बयां नहीं करता, लेकिन आप तो सबके सामने ही अपने इमोशनलों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब अनिका के मुंह से लगातार ये बातें कहे जा रही थी। रोहित बस आराम से अनिका की तरफ ताकते हुए अनिका की बातों को सुनते जा रहा था। अनिका लगातार रोहित को समझा रही थी, लगातार रोहित बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाता जा रहा था। भले ही अनिका ने कुछ भी कहा और लेकिन रोहित लगातार अनिका को बस पूरा का पूरा ध्यान तो अनिका में ही रोहित का लगा हुआ था। अब जल्दी से रोहित अब अनिका की तरफ हक कर लेता है, एक प्यारा सा हक। अब अनिका भी काफ़ी खुश नजर आ रही थी। अब अनिका से रोहित कहता है कि अनिका, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे यहाँ ऐसी कंडीशन देखकर मेरे पर क्या बीती है।
मैं तुम्हें बयां नहीं कर सकता। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, मुझ पर ये बीत चुकी है, लेकिन मैंने अपने आप को टूटते हुए ऐसे नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए मुझे यकीन था। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था? अब रोहित कुछ नहीं कहता, बस हाँ में सिर हिला देता है। कहता है कि मुझे तुम पर अपने से भी ज़्यादा यकीन है अनिका। अब मैं उस सिचुएशन को कैसे भूल सकता हूँ। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था, मानो मैंने तुम्हें और बच्चों दोनों को ही छोड़ दिया है। मालूम मेरे सामने एक काली शक्ति थी तो एक सफ़ेद शक्ति थी, वे दोनों ही मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन अचानक से इस सफ़ेद शक्ति की तरफ से एक हाथ आगे की तरफ बढ़ता है और जो मुझे खींच कर बाहर की तरफ कदम बढ़ा देता है। अब मैं उस टाइम में समझ गई थी कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, और ऊपर से वो सफ़ेद शक्ति में आप थे। अब जैसे ही रोहित ये लाइन सुनता है, रोहित हाँ में सिर हिला देता है। फिर कहता है कि हाँ अनिका, मैं हमेशा से ही तुम्हारा हाथ पकड़कर ऐसे ही रखूँगा। अनिका भी कुछ नहीं कहती, बस हाँ में सिर हिला देती है। अब रोहित कहता है कि अनिका, शायद तुम्हें रेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हें घर लेकर जाना चाहता हूँ। अब अनिका कहती है कि मिस्टर मारवा, अभी शायद मुझे टाइम यहाँ पर लगेगा। लेकिन रोहित कहता है कि हाँ अनिका, मुझे पता है, क्योंकि तुम्हें हॉस्पिटलाइज ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब पता चल जाएगा कि कहीं पता चल गया तो तुम्हारे दुश्मनों को कि अनिका को होश आ गया, उसकी मेमोरी भी लॉस नहीं हुई, तो ऐसे में पता नहीं वो कैसा कदम उठाएंगे। ऊपर से फैमिली मेंबर्स को भी ये सब लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी के नज़रों से परे तुम्हें मैं घर पर ही रखूँ, क्योंकि घर से बढ़िया सेफ जगह और कोई नहीं है। और ऊपर से मैं और तुम एक साथ भी अपना टाइम स्पेंड कर लेंगे, ऊपर से सब चीज़ों को आराम से देख भी लेंगे। अब अनिका कहती है कि फैमिली मेंबर्स के सदस्य और कहाँ हैं? अब रोहित कुछ नहीं कहता, बस स्माइल के साथ कहता है, अनिका मैंने तुम्हें गुड न्यूज़ तो दी नहीं। अब अनिका कहती है कि कैसी गुड न्यूज़, कौन सी गुड न्यूज़? अब रोहित, अनिका, राजलक्ष्मी को 2 बच्चे हुए हैं, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। जैसे ही बेबी गर्ल का नाम आता है, खुद अनिका भी काफ़ी हैरान हो जाती है और साथ में उसे रिया की याद आने लग जाती है, जब रिया को उसने अपनी गोद में लिया था। अब दोनों ही एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। अब रोहित कहता है कि अनिका, तुम तब तक रेस्ट करो, तब तक मैं बाहर जाता हूँ। अब रोहित बाहर अपने कदम बढ़ा देता है तो करण गुलेरिया भी अब जा चुके थे। अब रोहित इधर उधर टहलकदमी करता है और वो सोचने लग जाता है। फिर वह अब्दुल के पास कॉल करता है। फिर अब्दुल से पूछता है, क्या कोई ऐसी अपडेट मिली जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो? अब अब्दुल बदले में कुछ नहीं कहता, बस इतना ही कहता है कि सर, ऐसा तो कोई भी हमें क्लू नहीं मिला है, लेकिन हम प्रॉपर नज़र बनाए हुए हैं कि कौन व्यक्ति किस टाइम पर जाता है और कितने समय के लिए जाता है और कितनी बार जाता है। हर गाड़ी का बारीकी से नज़र रख रहे हैं, साथ में उन्हें हम अपने लैपटॉप के जरिए उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने आसपास के जितनी भी लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें थी उन सभी पर छोटे छोटे कैमरे लगा दिए हैं। अब रोहित कहता है कि ये हुई ना बात। इतना कहने के बाद अब रोहित वापस अनिका के पास आ जाता है और अनिका के पास आराम से बैठ जाता है। ऐसा करते हुए अब सुबह से शाम हो चुकी थी। अब रोहित भी काफ़ी थक चुका था। अनिका आराम से लेटा दिया गया था। अनिका की मेडिसिन देने के बाद, अनिका को दवाई लेने के बाद तुरंत बाद ही नींद आ गई थी। और साथ में अब रोहित भी अनिका के पास बड़े एक छोटे से बेड पर लेट जाता है और अनिका देख रही थी कि रोहित काफ़ी परेशान हो रहा था, क्योंकि वह छोटा सा भले ही बेड नुमा दिखाई दे रहा था, लेकिन वह एक सोफा था जिस पर अक्सर पेशेंट से मिलने वाले व्यक्ति आराम से बैठते थे। लेकिन आज रोहित सोफे पर भी लेट गया था। लेटने के तुरंत मिनट बाद ही रोहित की आंख लग गई थी।